तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इतनी आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों को बिल्कुल 100% बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना बच्चों, तो आप एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे ना बहुत इजीली लिख पाएंगे। इस वीडियो में आप स्नेल्स लॉ भी सीखने वाले हैं जो आपको लगता होगा बहुत टफ है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो दो लॉज होती है रिफ्रैक्शन की, तो वो क्या क्या है आप देखिए। सबसे फर्स्ट लॉ जो है यहाँ पर ये है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, अब ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, लेकिन ये आखिर कहना क्या चाहते हैं ये तो आपको समझना होगा ना। समझ के पढ़ना है, रट के तो नहीं पढ़ना है। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक रे डायग्राम के हेल्प से समझा रहा हूं। ये हो गई आपकी एयर और ये हो गई आपकी वाटर। ओके, और ये हो गई आपकी इंटरफेस, एयर वाटर की इंटरफेस जो रहती है बीच की भी वो हो गई। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर ये रे जो है वो आ रही है एयर से, ठीक है, और ये पास होगी वाटर में। तो क्या होता है आपको पता है कि जब भी लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है, वो बेंड हो जाती है। ठीक है, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम तक जाती है तो बेंड हो जाती है। ओके, तो देखिए ये जो रे आई इसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। ओके, अब यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल, ये नॉर्मल बेचारा बिल्कुल सीधे दिमाग का है, ये बिल्कुल सीधा साधा है, इसका दिमाग कभी गर्म नहीं होता है, इसलिए इसे नॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, ये सीधा खड़ा रहता है ऐसे 90 डिग्री सीधा। ठीक है, नॉर्मल एकदम ठंडे दिमाग का है। ठंडे दिमाग के लोग रहते हैं ना नॉर्मल। तो देखिए ये हो गए, ये अब लाइट को ऐसे सीधे जानी चाहिए थी, लेकिन लाइट जो है वो ऐसे बेंड हो जाती है। ये ऑलरेडी आपने रिफ्रैक्शन में पढ़ रखा है। ओके, तो ये ऐसे जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, फिर ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे। जो रे जो है रिफ्रैक्शन के बाद आई उसे कहा जाता है रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गई आपकी। ठीक है, एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। ठीक है, इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया यानी ये इंटरफेस। ओके, ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडिया है, ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडिया का इंटरफेस कौन सा है बच्चों, ये है ये। ठीक है, तो टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब यहां पर ही बच्चों को डाउट रहता है कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ऑल लाई इन द सेम प्लेन का मतलब यह है ना कि ये 2D में है। ठीक है, 2D में ही जो रिफ्रैक्टेड रे आएगी ना तो वो 2D में ही बेंड होगी, 3D में बेंड नहीं होगी। देखिए 2D और 3D अगर आपको डाउट है, जिन बच्चों को मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए जैसे आपकी ये जो फिगर हो गई, यहाँ पर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये आपकी जो फिगर हो गई ये होगी स्क्वायर। ये फिगर जो हो गई आपकी, देखिए यहाँ पर ये हो गई आपकी रेक्टेंगल। तो ये 2D फिगर्स है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरह की फिगर, जैसे ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरीके से मैं अगर क्यूबॉइड ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो ये 3D फिगर है। ओके, क्यों 3D है, क्योंकि इसमें थोड़ा उठा सा लगेगा। आपने 2D मूवीज भी देखी है, 3D मूवीज भी आपने जरूरी देखी होगी, 3D वीडियो आपने कहीं पर देखा होगा चश्मा लगा करके। तो देखिए वो क्या होता है ना, 2D में आपको लगता है सब चीज प्लेन है, लेकिन 3D में आपको क्या लगता है कि सब चीज उठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल करके आ रहा है। जैसे डायनासोर वगैरह जो रहता है ना वो आपको दिखाया जाता है, आपको दिखेगा नहीं कि वो मुंडी निकाले हुए, समझे ऐसे। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया 2D और 3D का डिफरेंस, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ 2D लेटर जो है वो कैसी दिख रही है और 3D लेटर जो है वो कैसी दिख रही है। ओके, दोनों में डिफरेंस है। 3D लेटर में आप देखिए कि ये उठा सा दिखाई दे रहा है, और 2D लेटर में जो लेटर है वो उठा सा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, वो प्लेन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो है ये सेम प्लेन पे लाई करता है। ये नहीं कि रिफ्रैक्टेड रे है वो ऐसे निकल करके आ जाएगा, जैसे ये इस तरीके से है ना प्लेन पर ही, तो ऐसा नहीं कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे वो ऐसे निकल जाएगा, इस तरीके से बाहर की तरफ ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ऑल लाइन द सेम प्लेन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ऑल लाइन द सेम प्लेन। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अगले बार और अच्छे से समझाऊंगा। ओके, अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट लॉ तो हो गए बच्चों। अब आ जाते हैं सेकंड लॉ पर। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। क्या है डेफिनेशन पहले देख लीजिए। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट for the light of a given color and for the given pair of media.
ओके, पूरा वर्ड टू वर्ड अभी समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी में जो है ना, ये एनसीईआरटी भी आपकी कवर हो जाएगी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की सेम टीवी है, और इसे मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, जैसे रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि साइन आई बाय साइन आर। ओके, ये जो हुई, ये क्या होती है? ये कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट जो है इसे हम लोग एन बोल सकते हैं या फिर न्यू बोल सकते हैं, म्यू से भी डिनोट किया जाता है ऐसे, ठीक है, और इसे एन से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिलहाल एन से इसे डिनोट करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एन से दी हुई है, तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी। तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब ये जो लॉ है ना, ये तभी लागू होगा जब लाइट जो दिया हुआ है वो सेम कलर का होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कभी रेड लाइट, ब्लू लाइट, अलग अलग कलर्स की लाइट जो है वो डाले जा रहे हैं और उसके बाद ये लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई नहीं होगी। सेम कलर की लाइट जब रहेगी तब अप्लाई होगी दोनों मीडियम में। ओके, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडियम जो है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप कभी एयर वाटर में ट्राई कर रहे हैं और फिर उसके बाद वाटर और ग्लास में ट्राई कर रहे हैं, तो फिर ये लॉ जो है वो काम नहीं आएगी। अगर आप एयर वाटर का टेस्टिंग कर रहे हैं तो एयर वाटर में हमेशा जो है वो गिवन पेयर ऑफ मीडिया में और गिवन कलर ऑफ लाइट में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर उतनी एक्सप्लेनेशन से आपके भेजे में घुसना होता ना, तो स्कूल में ही घुस गया होता, जब स्कूल के टीचर ने पढ़ाया था। लेकिन अभी आप देखिए, समझिए, रे डायग्राम के एग्जांपल से समझा रहा हूँ, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ। चलिए ये हम लोग ले लेते हैं केस 1। यहाँ पर ये हो गई एयर, ये हो गई वाटर। ओके, ये जो रे आई ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। ये आपको पता होगा, लाइट जब एयर से वाटर में जाती है या वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक नॉर्मल ले लेते हैं, जो बिल्कुल सीधा साधा सा खड़ा है, बिल्कुल शांत बच्चा है, ठीक है, सीधा साधा खड़ा है, नॉर्मल। ये नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पर इंसिडेंट रे को इस तरीके से सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन बेचारा डर से कि हाँ मैं एकदम डेंसर मीडियम में आ गया हूँ, तो बेचारा मुड़ जाता है, ठीक है, बेंड हो जाता है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये ऐसे बेंड हो जाता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो इसे हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि ये केस 1 है तो हम लोग मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल I1, और इसे हम लोग मान लेते हैं एंगल R1। ओके, I1 R1। ओके, अब हम लोग केस 2 लेते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी एयर और ये हो गई आपकी वाटर। ओके, यहाँ पर इंसिडेंट रे जो है वो ऐसे आई और यहाँ पर ये नॉर्मल हो गई और ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे। ओके, यहाँ पर ये हो गया आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल I2 हम लोग ले लेते हैं और एंगल R2 हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझिए, अच्छे से समझने वाली चीज है। यहाँ पर हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो भी लिया है, तो रिफ्रैक्शन जो है हुई, तो यहाँ पर देखिए जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है जितना है उस हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया है। ओके, देखिए ये बढ़ गई है, यहाँ पर ये छोटी सी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन यहाँ पर ये बड़ी हो गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया है। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी है वो देखिए इंक्रीज हो गई है। ओके, अब देखिए यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये इक्वल टू होगा इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के और इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के रेशियो के। ओके, जैसे यहाँ पर लिख करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर साइन आई है तो हम लोग इसे मान लेते हैं साइन I1, ये फर्स्ट केस का, बाई साइन R1, ठीक है, ये फर्स्ट केस का, और ये सेकंड केस का हम लोग मान लेते हैं साइन I2 बाई साइन R2, ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये इक्वल रहेगा इस केस के साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। ओके, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप चेंज कर दीजिए, लेकिन ये जो रेशियो है ये सेम रहेगा, ठीक है। यानी देखिए साइन I1 बाय साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 बाय साइन R2। ओके, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है? यहाँ पर देखिए कंडीशन ये है ना, वही राजा वाला रूल यहाँ पर है कि ये राजा अपना रूल लगा करके रखा ऑलरेडी कि नहीं, ये कंडीशन होनी चाहिए तभी ये लागू होगा। तो देखिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि लाइट जो है वो सेम कलर की होनी चाहिए, जो कलर है ना, जो सेम कलर है उसी कलर की लाइट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप नीला पीला हरा कुछ भी लगा दे रहे हैं और उसके बाद आप बोल रहे कि चलो चेक करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को, तो काम नहीं करेगा, फिर आप बेवकूफ बन जाएंगे। ओके, तो ये
कब काम करेगा? जब लाइट जो है वो सेम कलर की होनी चाहिए। केस 1 में आपने जो कलर का लाइट लिया है, केस 2 में आप सेम ही लेंगे। ओके, आप उसे इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर क्या कंडीशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ओके, 90 डिग्री से कम होना चाहिए और 0 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 रहती है या फिर 90 डिग्री से ज्यादा रहती है तब फिर ये लॉ काम ही नहीं आता है। तो हर जगह पे तो काम ही नहीं आ रहा है, तो फिर क्या फायदा, बस इतनी के लिए ही है। 0 और 90 के बीच का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके लिए ही है। और हाँ, यहाँ पर थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन में यहाँ पर आप सुनते जाइए कि मीडियम जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप एयर वाटर में ट्राई कर रहे हैं फिर ग्लास और वाटर में आप ट्राई करने लग जा रहे हैं, वैसा नहीं, मीडियम सेम रहना चाहिए। एयर वाटर आपने लिया है तो एयर वाटर ही आपको लेना है। ओके, तो ये जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये किसने दिया था आपको पता है? ये दिया था स्नेल ने। बारिश के दिनों में जो आपके घर के बाहर धीरे 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 से जो आ जाता है स्नेल, वो वाला स्नेल नहीं, स्नेल साइंटिस्ट ने, साइंटिस्ट का नाम था स्नेल। ओके, इसीलिए इसे कहा जाने लगा स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। अगर एग्जाम में आ जाती है बच्चों कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखिए तो आप लिख दीजिएगा। अगर स्नेल्स लॉ लिखने के लिए आता है तो भी आपको यही एक्सप्लेनेशन करना है, ये सेम चीज आपको लिखना है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर साइन I1 जो है, मान लीजिए कि यहाँ पर साइन I1 जो है ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तब ये साइन R1 जो है मान लीजिए कि ये 15 डिग्री हो जा रहा है। ओके, चलिए मान लेते हैं, ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अज्यूम कीजिए कि 30 डिग्री जो है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 15 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 30 डिग्री हो जा रहा है। हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। ओके बच्चों, समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर मैं आपको फर्दर दिखा दूं कि साइन ऑफ यहाँ पर ये जो 30 डिग्री है बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये आपकी 15 डिग्री है, ये इक्वल टू रहेगी ये वाली केस की साइन 60 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री के। ओके, इन दोनों की रेशियो निकालने पे जितनी आएगी वैल्यू, उतनी वैल्यू इन दोनों की रेशियो निकालने पर आएगी। बस ये चीज कंडीशन है, सेम लाइट होनी चाहिए, सेम मीडियम होनी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 से ज्यादा होनी चाहिए और 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो अगर एग्जाम में आ जाए बच्चों, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाती है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसमें आपको ये लिखना है, ये 3 कंडीशंस लिखने हैं कि फर्स्ट लाइट जो है वो सेम कलर की होनी चाहिए, सेकंड मीडियम जो है वो सेम होनी चाहिए और थर्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 से ज्यादा होनी चाहिए और 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। ओके, अब देखिए बच्चों, लास्टली मैं यहाँ पर आपको फाइनली ये चीज एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि हम लोग 0 से 90 के बीच में जितना भी हम लोग यहाँ पर इसे चेंज करें, 0 से 90 के बीच में ही, तो जितना भी हम लोग इसे चेंज करें, हम लोगों को ये जो रिजल्ट मिलेगा साइन I बाई साइन R का वो कांस्टेंट रहेगा। हम लोग कोई भी वैल्यू ले लेंगे साइन I बाई साइन R का, और कितने भी केसेस ले लेंगे, इसे हम लोग कितना भी ऐसे कर लेंगे 0 और 90 के बीच में, तो वो जो हम लोग को डिवाइड करने पे जितना आएगा ना साइन I बाई साइन R को, वो हमेशा सेम ही रहेगा। ओके, तो आई होप कि आपके भेजे में अब समझ में आ गया होगा कि ये स्नेल्स लॉ क्या है। और यहाँ पर ये जो n, ये जो कांस्टेंट अपीयर हो रहा है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाता है, जिसके बारे में हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों। और एनसीईआरटीज भी मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी का ही एग्जांपल्स लेकर के मैंने आप लोगों को समझाया है, तो मैं यहाँ पर एनसीईआरटी बुक्स को भी कवर कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी बुक्स को भी समझने के लिए और ये सभी कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझने के लिए क्लास 9th और क्लास 10th की हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।